आज के टॉपिक में हम लोग जो हमारा टॉपिक है कॉलम एंड स्ट्रट उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, कॉलम और स्ट्रट का मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया हुआ था और आज ही मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले बता देता हूँ कि हमारा कॉलम क्या होता है। तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले टेंशन मत लें, ठीक है। जिनको हिंदी में लिखना अपना हिंदी में लिखते जाएं, जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो लोग अपना इंग्लिश में लिखते जाएं। मैं यहाँ पे आपको साथ में लिखवाऊंगा भी और साथ में बताऊंगा भी। बट कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो छोटी छोटी चीजें होती है वो मैं बोल दूंगा तो आप लोग उसको वहाँ पे मेंशन कर लेना है अपना। कॉलम हमारा क्या होता है? कॉलम हमारा किसी भी भवन या संरचना का एक ऐसा ऊर्ध्वाधर सदस्य होता है। आप लोग बस सिर्फ मेरी लैंग्वेज सुनिए कि मैं बोल कह रहा हूँ। कॉलम या स्तंभ किसी भवन या संरचना का एक ऐसा ऊर्ध्वाधर सदस्य होता है जिस पर अक्षीय भार आता है। यह एक संपीड़न मेंबर है। ठीक, ये हिंदी में डिफिनेशन हो गई। इंग्लिश में क्या है कि कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर ऑफ एनी स्ट्रक्चर। कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर ऑफ एनी स्ट्रक्चर, ठीक, इन विच ड्यूरिंग कंप्रेसिव लोड, जिस पे हमारा क्या आ रहा है, कंप्रेसिव लोड आ रहा है, वो हमारा कॉलम है। बट वहीं पे यदि हम लोग डिस्कस कर लें कि सिर्फ कॉलम और स्ट्रट में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, कॉलम भी हमारा एक वर्टिकल मेंबर है और एक कंप्रेशन मेंबर है। जबकि यहीं पे हमारा जो एक स्ट्रट होता है, स्ट्रट स्ट्रट की हिंदी भी स्ट्रट ही होती है। जो हमारा स्ट्रट होता है, स्ट्रट भी हमारा क्या होता है, एक कंप्रेशन मेंबर होता है। बट इसमें हमारा क्या है कि वर्टिकल के साथ साथ किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड भी हो सकता है। कॉलम और स्ट्रट में बस दोनों मेन डिफरेंस यही है कि कॉलम हमारा हमेशा कॉलम हमेशा 90 डिग्री पे वर्टिकल होगा। बट वहीं पे जो हमारा स्ट्रट होता है, स्ट्रट वर्टिकल भी हो सकता है और किसी एंगल पे इंक्लाइंड भी हो सकता है। तो यदि हम लोग कहें तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी हमारा एक कॉलम मेंबर है तो कॉलम मेंबर स्ट्रट हो सकता है। ठीक, कोई भी कॉलम मेंबर है वो स्ट्रट हो सकता है और यदि कोई हमारा स्ट्रट है, ठीक है, तो स्ट्रट है तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक केस में हमारा वो कॉलम हो जाए। कॉलम कॉलम की हिंदी क्या होती है, स्तंभ। तो मैक्सिमम हिंदी में कॉलम ही लिखा रहता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के अंदर। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया, कॉलम। सबसे पहला तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो कॉलम। ठीक, इसकी हिंदी क्या होती है, स्तंभ। इसकी हिंदी होती है हमारी स्तंभ। लिखो। सर विशाल का एक्सेप्ट कर लीजिए, अप्रूवल बोल रहा है। कर दिया, कर दिया, कर दिया। कॉलम हमारा क्या है, लिखो इसकी डेफिनेशन। कॉलम स्तंभ किसी भवन या संरचना का ऐसा ऊर्ध्वाधर सदस्य होता है जिस पर अच्छी भार आता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा अच्छी भार क्या होता है। ठीक, अब इंग्लिश वाले यहीं पे लिख लें, कॉलम
इज अ वर्टिकल मेंबर ऑफ एनी स्ट्रक्चर in which comes axially load। ठीक, इसी भी दूसरा पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट है इट इज ए compressive member। इट इज ए compressive member। ठीक, हिंदी वाले इसी में ऐड कर रहे हैं। हिंदी वाले यहाँ पे क्या ऐड करेंगे इसमें, यह संपीड़न उपांग है। संपीड़न सदस्य या संपीड़न उपांग, जो भी लिखना चाहो। संपीड़न सदस्य या उपांग। ठीक, तो कॉलम में आपके क्या हो गए, 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हमारा क्या है, कॉलम किसी भी भवन या संरचना का एक ऐसा ऊर्ध्वाधर सदस्य होता है। ध्यान देना, क्या होता है, ऊर्ध्वाधर सदस्य होता है, जिस पर क्या आता है, अक्षीय भार आता है। मैंने कितने पॉइंट बताए, ऊर्ध्वाधर सदस्य होता है, इसमें अक्षीय भार आता है, और ये संपीड़न उपांग है, ये संपीड़न सदस्य है। 3 पॉइंट हो गए। इस प्रकार से इंग्लिश वाले देखें, ये हमारा क्या है, वर्टिकल मेंबर है। ओके, एक सिली लोड इसमें आता है, और क्या ये कंप्रेसिव फोर्स बियर करता है, या संपीड़न उपांग है, या संपीड़न मेंबर है, या कंप्रेसिव मेंबर है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम की डिफिनेशन हो गई। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कॉलम और स्ट्रट में अंतर। ठीक, डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट। कॉलम और स्ट्रट में हमारा क्या अंतर होता है, कैसे अंतर लिखेंगे। तो अंतर लिखने के लिए आप लोग ऐसे कॉलम बना लेना। ठीक, एक तरफ लिख लेना यहाँ पे कॉलम, और दूसरे वाले पार्ट में क्या लिख लेना, स्ट्रट। ओके, देखो, पहला पॉइंट है इसमें, यह ऊर्ध्वाधर सदस्य है, यह ऊर्ध्वाधर सदस्य है। ठीक, स्ट्रट में लिख लो, यह ऊर्ध्वाधर के साथ साथ, ऊर्ध्वाधर के साथ साथ किसी कोण पर, किसी कोण पर झुका हुआ भी हो सकता है। कोण पर झुका हुआ भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉलम वाले पार्ट पे क्या होगा इसका नेक्स्ट पॉइंट,
यह एक संपीड़न उपांग है, यह संपीड़न उपांग है, संपीड़न उपांग है। ठीक, इसमें भी लिख लो ये क्या है, इसमें भी एक संपीड़न उपांग है। ठीक, इसमें लिखो कॉलम वाले पार्ट में अच्छी भार आता है, अच्छी भार आता है। ठीक, स्टेट वाले में लिख लो, इसमें भी हमारा क्या आएगा, अच्छी भार ही आएगा, इसमें भी अच्छी भार। बस सिर्फ हमारा क्या है, दोनों डिफरेंस यही है कि जो कॉलम है, कॉलम भी वर्टिकल है, ठीक, और कंप्रेशन मेंबर है। कॉलम हमारा क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ साथ क्या है, कंप्रेसिव मेंबर है। जबकि वही स्ट्रट क्या है कि स्ट्रट में हमारा ये कंप्रेशन मेंबर तो है, बट ये किसी एंगल पे झुका हुआ भी हो सकता है। जो कॉलम है, कॉलम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किसी भी संरचना में प्रयोग करते हैं, किसी भी संरचना में प्रयोग करते हैं। ठीक, वहीं पे यदि हम लोग स्ट्रट पे चले जाएं, स्ट्रट पे क्या है, इसका प्रयोग हम लोग संरचना, जैसे आप यहाँ पे देखना एग्जाम्पल के रूप में, इसमें ले लो बिल्डिंग, कॉलम पे एग्जाम्पल में ले लिया हमने, बिल्डिंग ले लिया, और यहाँ पे हम लोग इसका भी संरचना में ही प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले लो ट्रस। ट्रस जिसकी हिंदी क्या होती है, कैंची। ठीक, ये तो हो गया, ये तो हो गया हमारा हिंदी वालों के लिए। अब जरा इंग्लिश वाले सुन ले, इंग्लिश वाले में हमारा क्या होगा, ऐसे पार्ट कर लो इसके बेटा, जिसका भी माइक ऑन हो माइक ऑफ कर ले। कॉलम एंड स्ट्रट। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है कॉलम पे वर्टिकल मेंबर, ठीक, स्ट्रट पे लिखो कि वर्टिकल के साथ साथ इट इज ए वर्टिकल और इंक्लाइंड मेंबर। ये हमारा वर्टिकल के साथ साथ क्या हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट क्या, इसमें हमारा एक्सेली लोड आएगा, ठीक, और इसमें भी हमारा क्या आएगा, एक्सेली लोड आएगा। बस यही थोड़ा दोनों में बस एक माइनर सा डिफरेंस है कि बिल्कुल रहेगा हमारा जैसे कॉलम होगा सेम वैसे स्ट्रट ही होगा। ठीक, लेकिन दोनों डिफरेंस क्या है कि स्ट्रट हमारा किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वर्टिकल हो बिल्कुल प्रॉपर। ठीक, जैसे यहाँ पे यदि इसका डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम बना सकते हो। जो कॉलम है, कॉलम हमारा बिल्कुल जस्ट ऐसे वर्टिकल ही मेंबर रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया, ये हमारा क्या है, वर्टिकल है, बट ये क्या है, ये वर्टिकल के साथ साथ इंक्लाइंड भी हो सकता है। यदि मैंने इसे क्या किया, थोड़ा सा तिरछा बना दिया, देख रहे हो, ये हमारा बेस था, मैंने यहाँ से कुछ थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड कर दिया। ठीक, जो हमारे कॉलम है, इस कॉलम को मैंने यहाँ पे थीटा डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया, और जो दूसरे पार्ट में बनाए होंगे डायग्राम, उसको मैंने क्या रखा हुआ है, बिल्कुल 90 डिग्री पे कर रखा हुआ है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि ये हमारा किसी एंगल पे इंक्लाइन हो सकता है, और ये जो हमारा कॉलम है, कॉलम हमारा क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल वर्टिकल मेंबर होगा। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, जैसे कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, और जो स्ट्रट है, स्ट्रट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ट्रस में प्रयोग करते हैं। ट्रस में क्यों प्रयोग करते हैं, देखो अभी मैं यहाँ पे ट्रस का डायग्राम बनाऊंगा, और ट्रस के डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सर ट्रस हमारा ऐसा होता है, वहाँ पे जितने मेंबर हैं, जो कंप्रेसिव मेंबर आएंगे वो हमारे किस में आएंगे, स्ट्रट के फॉर्म में आएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा तो जेसीबी होती है, ठीक है, तो
जेसीबी पे जो उसको मतलब कि उठाने के लिए प्रेशर वाले रॉड लगे होते हैं, तो देखना वो भी एक कंप्रेसिव मेंबर होते हैं। जेसीबी के जो बुल लगा होता है, जेसीबी के बुल को एक जगह से दूसरी जगह पे उठाना या मतलब अप या डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक हमारा जैक टाइप में लगे होते हैं, वो भी एक कंप्रेसिव मेंबर होते हैं। बट वो सीधे ना होकर क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। सीधे ना होकर वो इंक्लाइंड होते हैं, तो हमारे किसके उसमें आ जाएंगे, स्ट्रट के फॉर्म में आ जाएंगे। यदि मैं वहीं पे डायग्राम बना दूं, देखना ये मैंने बनाया ट्रस। ठीक, ट्रस की हिंदी क्या होती है, कैंची, और ट्रस को कभी कभी हम लोग ट्रस ही लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने ये इतने इसके मेंबर कर लिए, ठीक, चलो एक और इसी में बना दो। इस प्रकार से मेंबर आप लोगों ने ऐसी संरचना बनी हुई देखी होंगी, आप लोगों ने ऐसी संरचना बहुत सारी बनी हुई देखी होंगी कि एक मेंबर हमने यहाँ से ऐड कर दिया, एक मेंबर में यहाँ से ये ऐड कर दिया। ठीक, अब इसको ऊपर से यहाँ से ऐड कर दोगे। अब यहाँ से हमने क्या कर दी, ये सपोर्ट लगा दिया, यहाँ से ये सपोर्ट लगा दिया। अब देखना इसमें कितने मेंबर हैं, एक तो मान लो ये ए मेंबर, ठीक, बी मेंबर, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक, इतने सारे मेंबर हैं, इतने सारे इसमें मेंबर आ रहे हैं। बट जैसे अब ये पॉइंट ले लो, कोई इसमें मेंबर ए मेंबर भी है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी, ई, इस प्रकार से लेकर हमारे जे तक मेंबर हैं। तो जितने भी जे तक मेंबर हैं, तो जिसमें जिसमें जो जैसे ये वाला है, ये हमारा क्या है, बिल्कुल वर्टिकल मेंबर है। जो ई और बी मेंबर थे, ये बिल्कुल कैसे मेंबर है, वर्टिकल मेंबर है। तो इनको हम बोल सकते हैं कि सर ये हमारा क्या है, कॉलम है, ये हमारा कॉलम है। और जब कॉलम है तो इसके मतलब क्या है कि इस पे कौन सा लोड आएगा, इस पे कंप्रेसिव लोड आएगा। ये आप लोगों को खुद गैस करना है, सर जब हमारे एक कॉलम है तो कॉलम पे कौन सा लोड आएगा, कंप्रेसिव लोड आएगा। ठीक, वहीं पे वहीं पे क्या है, ये किसी एंगल पे क्या है, हमारा इंक्लाइंड है, किसी भी एंगल पे हमारा इंक्लाइंड है। ठीक है, तो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। मान लो सपोज दैट यदि हमारा ये कंप्रेसिव मेंबर होगा, तो ये कॉलम ना होकर क्या होगा, स्ट्रट होगा। कॉलम ना होकर क्या होगा, हमारा स्ट्रट होगा। और जबकि हमारा जो ये वाला था मेंबर, ठीक, बी और ई वाला, ये मेंबर कौन सा था, कॉलम मेंबर था। ओके, समझ में आ गए कि कॉलम और स्ट्रट में हमारा क्या अंतर होता है। फिर यहाँ पे मैंने बात की थी अक्षीय भार की, तो हेडिंग डाल लो अक्षीय भार। अक्षीय भार इंग्लिश होती है एक्सेली लोड। सर कॉलम पर अक्षीय भार भी तो आता है कंप्रेसिव हाँ फोर्स के साथ। बिल्कुल, ठीक। अच्छी बार का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक कॉलम का डायग्राम बना रहा हूँ। हमें सिर्फ स्टड का थोड़ा सा पढ़ना था इंट्रोडक्शन, बाकी स्टड का हमें कोई भी डिटेल नहीं है कहीं कुछ भी। ठीक, बाकी टोटल जो हमें ओवरऑल स्टडी करनी है, वो सिर्फ अपनी स्टडी किसकी करनी है, कॉलम करनी। मैंने यहाँ पे एक कॉलम का डायग्राम बना दिया, इसमें ध्यान देना। इसकी जो अक्ष है मतलब सेंटर है, ये है। ओके, इसकी अक्ष पे ये कोई क्यू लोड लग रहा है, अक्ष पे क्या लोड लग रहा है, क्यू लोड लग रहा है। तो अब हम लोग इसकी डिफिनेशन कैसे लिख लेंगे, ऐसा भार जो कॉलम की अक्ष पर ही लगता है, ऐसा भार जो कॉलम की अक्ष पर ही लगता है, उस प्रकार के भार को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षीय भार बोलते हैं। लिख लो, लिखना चाहो तो ऐसा भार जो स्तंभ के बिल्कुल अक्ष पर ही
लगता है अच्छी भार कहलाता है। अच्छी भार कहलाता है। ठीक, ऐसा भार जो कॉलम के बिल्कुल कहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल अक्ष पे लग रहा है, तो उस प्रकार के कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छी भारित कॉलम बोलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, जो बिल्कुल अक्ष पर ही लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, सिर्फ अक्ष पर ही लग रहा है, तो इस प्रकार के कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे, या इस प्रकार के भार को अच्छी भार बोलेंगे। ठीक, ऐसा भार जो इसका बिल्कुल अक्ष पर लगता है, उस प्रकार के भार को हम लोग अच्छी भार कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में कर लो, क्या करोगे, इस प्रकार के कॉलम को, इस प्रकार के कॉलम को अच्छी भारित कॉलम कहते हैं। अच्छी भारित कॉलम कहते हैं। यहां से हमारे दो पॉइंट क्लियर हो गए। क्या, कि यदि कोई भार हमारा देखो अक्ष पे आ रहा है, तो उस प्रकार के भार को हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छी भार बोलेंगे। तथा उस प्रकार के कॉलम को, तथा उस कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे, तथा इस प्रकार के कॉलम को अच्छी भारित कॉलम कहते हैं। ओके, इंग्लिश वाले अब जरा इसी पे लिख लें। इसमें लिखो, एक्सेली लोडेड कॉलम, एक्सेली लोड is a load which comes on axis। एक जो भार हमारा कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल अक्ष पे आ रहा है, उस प्रकार के भार को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेली लोड बोलेंगे। एंड इट्स टाइप ऑफ कॉलम, इट्स टाइप ऑफ कॉलम नोन एज, आपसे एक माइक ऑफ करके रखा करो। इट्स टाइप ऑफ कॉलम नोन एज, कौन सा होगा कॉलम ये, एक्सियली लोडेड कॉलम, नोन एज एक्सियली लोडेड कॉलम। ओके, दोनों पॉइंट यहां से क्लियर हो गए कि जो भार हमारा बिल्कुल अक्ष पे लग रहा है, तो उस प्रकार के भार को हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छी भार बोलेंगे। तथा जो ये कॉलम है, जो टाइप है, उस प्रकार के टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छी भारित कॉलम बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, यानी स्तंभों का, हेडिंग डाल लो, स्तंभों का वर्गीकरण। ठीक, क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। हमें क्या करना है, कॉलम का वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब कॉलम का अपना वर्गीकरण करेंगे, तो डायरेक्ट सिंगल ना करके हम लोग क्या करेंगे, किसी किसी आधार पे करेंगे। तो पहला है हमारा, पहला पॉइंट लिखो इस पे, फर्स्ट पॉइंट है भार के आधार पर, भार के आधार पर। लिखो, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन लोड। ठीक, भार के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे।
तो भार के आधार पे हम लोग कॉलम को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, पहला पार्ट है हमारा अच्छी भारित कॉलम, जो कि मैंने अभी बताया हुआ था, अच्छी भारित कॉलम। ठीक, दूसरा पॉइंट है उत्केंद्र भारित, उत्केंद्र भारित कॉलम। ठीक, इंग्लिश वाले से में लिख लें, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, जो अच्छी भारित कॉलम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियली लोडेड कॉलम, एक्सियली लोडेड कॉलम। उत्केंद्र भारित को हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें लिख लो इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं है उसमें। क्या लिख देंगे? इसेंट्रिक इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स तो आ गए, एक क्या है एक्सियली लोडेड है, दूसरा हमारा क्या है इसेंट्रिक लोडेड है। देखो, एक हमारा एक्सियली लोडेड है, दूसरा हमारा क्या है इसेंट्रिक लोडेड है। एक्सियली लोडेड हम लोग यहाँ पे अपने इस वाले पार्ट में समझ चुके हैं कि एक्सियली लोडेड का मतलब क्या है कि जो भार बिल्कुल अक्ष पे आ रहा है, मतलब जो हमारी अक्ष है उस अक्ष पे जो भार आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छी भारित या एक्सियली लोडेड बोलेंगे। ठीक, अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर ये अच्छी भारित तो आपने बताया हुआ, ये उत्केंद्रित भारित क्या होता है? तो उत्केंद्रित भारित भी समझ लो, हेडिंग डाल लो इसेंट्रिक इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। ठीक, या उत्केंद्र भारित कॉलम। इसका मतलब क्या है? हम लोग कोई भी कॉलम बनाएंगे, ठीक, ये मैंने कॉलम बना दिया, कॉलम की जो अक्ष है, अक्ष ये है, ठीक, जो लोड हमारा कॉलम की अक्ष पे आना चाहिए था वो लोड कॉलम की अक्ष पे ना आकर थोड़ा अक्ष से इधर हट के आ रहा है। कितना डिस्टेंस यहाँ से हटा हुआ है? इस डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे ई, और यहाँ पे लोड क्या है क्यू। अब सोचो, जो लोड हमारा अक्ष पे आना चाहिए था वो अक्ष पे ना आके कहाँ पे आ रहा? अक्ष से ई दूरी हट के आ रहा है, अक्ष से ई दूरी हटकर आ रहा है। जो यहाँ पे ई है, यहाँ पे नोट करके लिख लो ई। ई क्या है? उत्केंद्रता, उत्केंद्रता। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। ठीक, ई यहाँ पे क्या है? उत्केंद्रता है या इसेंट्रिसिटी है। ओके, और जो इस प्रकार का कॉलम है, इस कॉलम जो इस प्रकार का कॉलम है हमारा, या स्तंभ है, इस प्रकार के स्तंभ को हम लोग क्या बोलेंगे? इसेंट्रिक लोडेड कॉलम बोलेंगे या उत्केंद्रित भारित कॉलम बोलेंगे। जो हमारा ये टाइप है, मतलब ऐसा कॉलम जिसपे हमारे जो लोड आ रहा है, लोड अक्ष पे ना के कहाँ पे आए? अक्ष से ई डिस्टेंस हट कर आया, अक्ष से ई डिस्टेंस हट कर लगे, उस प्रकार के कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे? इसेंट्रिक लोडेड कॉलम बोलेंगे या उत्केंद्रित कॉलम बोलेंगे। ओके, तो इसके बारे में अपने आप से डेफिनेशन लिख लेना कि ऐसा कॉलम या ऐसा स्तंभ जिसपे हमारा जो लोड आ रहा है, लोड अक्ष पे ना आकर कहाँ पे आए? अक्ष से ई डिस्टेंस दूर आए, तो उस प्रकार के कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छी भारित कॉलम या इसेंट्रिक लोडेड कॉलम बोलेंगे। ओके, और जो यहाँ पे ई है, ई हमारा क्या है? उत्केंद्रता या इसेंट्रिसिटी है। ओके, तो अभी तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया कि हम लोग उसका क्लासिफिकेशन किसके आधार पे कर रहे थे? भार के आधार पे कर रहे थे। तो जब हम लोग भार के आधार पे क्लासिफिकेशन किया हुआ था, उसके 2 पार्ट थे, एक अच्छी भारित था, दूसरा हमारा क्या था? उत्केंद्र भारित था। तो अच्छी भारित भी हम लोगों ने समझ लिया कि जिसपे हमारा लोड आ रहा है बिल्कुल अक्ष पे आ रहा है,
उत्केंद्र फार्सी हम लोगों ने समझ लिया कि इसमें जो लोड आ रहा है हमारा किससे आ रहा है, अक्ष से ई डिस्टेंस हट के आ रहा है। अब इसका दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप लिखो यहाँ पे, ठीक, तनुता के आधार पर, तनुता के आधार पर, ओके। इंग्लिश वाले लिख लो, बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। अब ये तन्यता अनुपात क्या होता है अभी बता दूंगा, पहले समझ लो इसके टाइप समझ लो। बोलो सर, तनख्वाह को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बता रहा हूँ, ठीक। बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, ये तन्यता अनुपात के आधार पर, तो हम लोग इसको कहीं कहीं पे एसआर लिख देते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक। जो तन्यता अनुपात है, तन्यता अनुपात को हम लोग क्या लिख देते हैं वहां पे, एसआर लिख देते हैं। ये कहीं कहीं से लैम्डा से प्रेजेंट कर देते हैं, एसआर लिख दो तब भी हमारा क्या होगी, स्लेंडरनेस रेशियो होगा, और ये कहीं कहीं पे लैम्डा लिख दो, ठीक है। तो लैम्डा भी हम लोग उसकी जगह पे यूज कर लेते हैं तन्यता अनुपात के लिए, ओके। तो जब हम लोग तन्यता अनुपात के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसमें हमारे कितने कॉलम होंगे, 3 टाइप्स के कॉलम होंगे। कौन कौन से होंगे 3 टाइप्स, देख लो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट टाइप है हमारा इसका शॉर्ट कॉलम, ठीक। सेकेंड है हमारा मीडियम कॉलम, थर्ड हमारा क्या है, लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, छोटा कॉलम, ठीक। मीडियम का मतलब हमारा क्या हो गया, मध्यम, और लॉन्ग का मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, लंबा। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉलम हमारा शॉर्ट कॉलम है और कौन सा कॉलम हमारा लंबा कॉलम है। तो ये पहचानने के लिए हमारा तन्यता अनुपात हम लोग निकालेंगे। बेटा पवन बीच बीच में मत बोलो, जब पूछूं तभी बोला करो, ठीक। बाकी तुम्हें आ रहा तो अपने अपने आप रिवाइज करते रहो, लेकिन माइक ऑफ कर दो, ठीक। शॉर्ट कॉलम का मतलब क्या है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉलम हमारा शॉर्ट कॉलम है, कौन सा हमारा मीडियम है, कौन सा हमारा लॉन्ग कॉलम है। इसके लिए हमें तन्यता अनुपात निकालना होगा, मतलब स्लेंडरनेस रेशियो निकालना होगा। तो सर सबसे पहले हम लोग समझ लें कि स्लेंडरनेस रेशियो हमारा क्या होता है, ठीक। तो हेडिंग डाल लो सबसे पहले, स्लेंडरनेस रेशियो यानी तन्यता अनुपात, तन्यता अनुपात, ठीक, या स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डिफिनीशन बताऊंगा, डिफिनीशन के आधार पे आप लोग खुद निकाल सकते हैं। डिफिनीशन के आधार पे, सॉरी, जो इसका फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला से आप लोग क्या करेंगे, खुद यहाँ पे डिफिनीशन निकाल ले जाएंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, लेमडा इक्वल टू LEF बाई के, ठीक। मैं यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा। देखो अब हमेशा कोशिश ये करो कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फॉर्मूले से ही डिफिनीशन बनाना सीखो, क्योंकि हर जगह हम लोग पहले डिफिनीशन याद करेंगे, तो डिफिनीशन तुम्हें 4 बुक में पढ़ोगे, चारों बुक में अलग अलग डिफिनीशन मिल जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इनका फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले से ही डिफिनीशन बनाना है। यहाँ पे लेमडा क्या है, तो जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो होता है, तन्यता अनुपात होता है, इसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो आप लोगों को ये तो मालूम पड़ गया कि ये हमारा क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो, ये तन्यता अनुपात है। LEF क्या है, LEF है हमारा प्रभावी लंबाई,
प्रभावी लंबाई, और कहीं कहीं पे ये समतुल्य लंबाई भी लिखा रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। क्या लिखा रहेगा? समतुल्य लंबाई भी लिखा रहेगा, या समतुल्य लंबाई। ठीक, इंग्लिश में यही चीज क्या हो जाएगी? इंग्लिश में ये हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। इंग्लिश में हमारा क्या हो गया? इफेक्टिव लेंथ हो गया। अब बात आती है कि इसमें जो हमारा के दे रखा है, तो के क्या है? के, इसमें हमारा के क्या है? व्हाट इज के? ठीक, तो इसमें लिख लो कि हमारा क्या होगा? लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, हिंदी क्या होती है इसकी? हिंदी होती है न्यूनतम, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। ठीक, के का मतलब क्या हुआ? लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। और यहाँ पे एलईएफ क्या है? इफेक्टिव लेंथ। देखो एल का मीन्स लेंथ होता है, और मैंने यहाँ पे ईएफ जो लगाया हुआ है सफेक्स में लगाया हुआ है। सफेक्स में लगाया इसलिए लगाया कि हम लोग पहचान जाए कि ईएफ है मतलब इफेक्टिव, और इफेक्टिव मीन्स क्या होता है? प्रभावी। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा? लेमडा बराबर एल ई एफ अपॉन के। ठीक, लेमडा हमने क्या पढ़ा हुआ था कि हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है। एलईएफ हमने क्या पढ़ा? ये हमारी इफेक्टिव लेंथ है। और के हमने क्या पढ़ा? ये लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब सर एलईएफ तो हम निकाल ले जाएंगे, इफेक्टिव लेंथ है। ठीक, के कैसे निकालेंगे? तो के का फॉर्मूला होता है के बराबर अंडर रूट आई अपॉन ए। जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब वहां पे ये सब फॉर्मूला काम आएंगे। के बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? के बराबर अंडर रूट आई अपॉन ए। ठीक, यहाँ पे आई क्या है? आई है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और ए क्या है? ये है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की हिंदी क्या होती है? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व ठीक, और जो यहाँ पे हमारा ए होगा, ए क्या होगा हमारा यहाँ पे? क्षेत्रफल। ठीक, जिस काट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं उस काट का क्षेत्रफल। तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यदि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हमें उसका आई निकालना होगा। ठीक, आई निकालने के बाद फिर हमें क्या? उसका ए निकालना होगा, और आई और ए की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? के निकाल लेंगे। और वही के का यूज हम लोग कहाँ पे कर देंगे? एलईएफ बाई के में। यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा? लेमडा निकल आएगा। अब जब हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, तो लेमडा की वैल्यू से ही हम लोग पहचानेंगे कॉलम हमारा कैसा कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम है। लिख लो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉलम, टाइप्स ऑफ कॉलम, और यहाँ पे लिख लो लेमडा। ठीक, कि लेमडा की वैल्यू कितनी हो तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कॉलम हमारा कौन सा है? तो सबसे पहले लिखो शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम मतलब जो छोटा स्तंभ है, छोटा स्तंभ। ठीक, इसमें जो हमारी तन्यता अनुपात की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 30 से कम, 30 से कम। ठीक, सिंबल लगा के ऐसे लिख लो कि 30 हमारा मैक्सिमम होगा, तो ये वाला सिंबल लग जाएगा।
ओके, ये फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट पे कौन सा लिखोगे? मध्यम या मीडियम कॉलम। ठीक, मीडियम कॉलम में क्या होता है कि जो तन्यता अनुपात की वैल्यू होती है मीन्स लैम्डा की, वो कितनी होती है? 30 से 120 के बीच में होती है। किसमें होगी? 30 से 120 के बीच में होगी। ओके, वहीं पे जो हमारा थर्ड टाइप्स है, थर्ड टाइप्स कौन सा है? लॉन्ग कॉलम मतलब लंबा कॉलम। लंबा कॉलम मतलब लॉन्ग। ठीक, इसमें जो तन्यता अनुपात की वैल्यू होगी मतलब लैम्डा की वैल्यू होगी, ये स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 120 से ज्यादा होगी। ठीक, इसकी वैल्यू 120 से ज्यादा होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इसमें लैम्डा निकाल लेंगे कि सर लैम्डा कैसे आएगा। तो हमने लैम्डा तो निकाल लिया। जब यहाँ पे लैम्डा निकाल लिया, अब लैम्डा निकालने के बाद अब यहाँ पे पहचानेंगे कि लैम्डा की वैल्यू यदि 30 से कम आ रही है तो कॉलम हमारा कैसा होगा? शॉर्ट कॉलम होगा। वहीं पे यदि लैम्डा की वैल्यू 30 और 120 के बीच में आ रही है, मतलब 40, 45, 46, 48, 50, 120 के बीच में आ रही है, तो कॉलम हमारा कैसा होगा? मध्यम कॉलम होगा, मतलब मीडियम कॉलम होगा। वहीं पर नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है, यदि तन्यता अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाए? 120 से ज्यादा आ जाए, मतलब 120, 21, 22, 23, 24, 25 कुछ भी आ जाए, XYZ 120 से ज्यादा, तो उस प्रकार का हमारा कॉलम क्या होगा? लॉन्ग कॉलम होगा। ओके, तो इनसे हम लोग पहचान लेंगे कॉलम हमारा किस टाइप का कॉलम है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट हमारा टाइप है सिरा स्थितियों के आधार पे। जो कॉलम का क्लासिफिकेशन है, थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? सिरा स्थितियों के आधार पे। जो पॉइंट जहां पे समझ में ना आए तो पॉइंट वहीं पे मुझे बोल देना कि सर ये अभी समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा से बता दूंगा। सिरा स्थितियों के आधार पर, इनको ये तो लिखते चलो साथ में, या तो स्क्रीनशॉट लेते जाना, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग शेयर कर देना। गर्ल्स अपने ग्रुप में कर दें, बॉयज अपने ग्रुप में कर दें। ठीक है, जिससे जो लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं है, बाई चांस यदि उनका भी पढ़ने का मन होगा तो उनकी हेल्प से वो लोग पढ़ लेंगे। सिरा स्थितियों के आधार पर, एक इंग्लिश में लिखो बेस्ड ऑन इंड कंडीशन। ठीक, इंड कंडीशन से मतलब क्या है? तो यहाँ पे पहले मैं नॉर्मली आपको डायग्राम बना के थोड़ा समझाऊंगा। इंड कंडीशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये हमारा कोई कॉलम है। ओके, ये हमारा कॉलम है। कॉलम का एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। समझ रहे? इनके यदि नाम डाल दो तो एक पॉइंट ए है, दूसरा एंड बी है। कॉलम के हमारे दो एंड हैं, एक एंड हमारा ए है, एक एंड हमारा बी है। मतलब एक सिरा ए है, दूसरा सिरा हमारा क्या है? बी है। ठीक, दोनों की स्थिति कैसी है? स्थिति का मतलब क्या? क्या ये ए पॉइंट पे जो ए सिरा है, क्या इस सिरा बद्ध है? बद्ध मीन्स क्या? फिक्स है। हिंद है मतलब क्या? कब्जेदार है। क्या फ्री है? ठीक, क्या स्वतंत्र है? इसी प्रकार से बी की हमारी स्थिति होगी कि जो बी वाला सिरा है क्या फिक्स है, कि बी वाला सिरा क्या हिंज है, और बी वाला सिरा हमारा क्या कि फ्री है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। हमेशा देखा होगा आप लोगों ने, जो कॉलम देखा है, तो कॉलम मैक्सिमम केस में आप लोगों ने क्या देखा होगा कि कॉलम दोनों सिरों से फिक्स होता है। फिक्स का ऐसा सिंबल होता है। यदि मैं यहाँ पे ऊपर भी ऐसा सिंबल बना दूं और नीचे भी ऐसा सिंबल बना दूं, इसका मतलब क्या है कि दोनों सिरों से फिक्स है। ठीक, तो वहां पे बार बार हम कॉलम ऐसे ना बना के क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन बनाएंगे। सिंगल लाइन बना के मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे बना दिया। ठीक, नीचे भी ऐसे बना दिया, जिसका मतलब क्या है, कॉलम दोनों सिरे फिक्स है। ओके, यहीं पे यदि मैं क्या कर दूं,
नीचे वाले सिरे पे ऐसे कर दूं और इस वाले सिरे पे सिर्फ ओनली पॉइंट बना दूं। पॉइंट बनाने का मतलब क्या है, ये 1 नंबर का कॉलम है, ये 2 नंबर का कॉलम है। तो 2 नंबर वाले कॉलम पे देखो, जो ए सिरा है और बी सिरा, तो 2 नंबर के कॉलम पे ए सिरा क्या है, फिक्स है, मतलब बद्ध है। प्रेजेंट लिस्ट की पीडीएफ डाल देना। बेटा मैं यहाँ पे क्लास अटेंडेंस के लिए आप लोगों की नहीं ले रहा हूँ, ठीक। जिसका पढ़ने का मन हो तो पढ़ो, ना पढ़ने का मन हो ना पढ़ो। ना ही मुझे कॉलेज से बोला गया है कि आप लोग पढ़ाइए, ठीक। मैं बस सिर्फ अपनी स्वेच्छा से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को लॉस ना हो। तो मुझे अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं है आपकी। आप लोग पढ़ेंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे। तो जो हमारा ए सिरा है, तो ए सिरे पे देखो मैंने यहाँ पे ऐसा सिंबल बनाया हुआ। इस सिंबल का मतलब क्या है कि ये हमारे यहाँ पे फिक्स है। अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी यूज करने लगो। फिक्स का मतलब क्या होता है, बद्ध, मतलब बंधा हुआ है। जो दूसरा सिरा है बी सिरा, सेकंड नंबर के कॉलम की बात कर रहा हूँ। सेकंड नंबर के कॉलम पे जो हमारा बी सिरा है, बी सिरा पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया हुआ है। इस पॉइंट का मतलब क्या होगा कि सिर्फ यहाँ पे हिंज है, हिंज। और हिंज की हिंदी क्या होती है, कब्जेदार। हिंज की जो हिंदी होती है क्या होती है, कब्जेदार होती है। यदि मैं इसी में से कुछ कॉलम इस प्रकार से बना दूं, एक सिरा मैंने फिक्स कर दिया, दूसरा सिरा मैंने फ्री कर दिया, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। मैंने ना तो वहां पॉइंट बनाया ना ही कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला सिरा हमारा जो बी वाला सिरा है, बी वाला सिरा कैसा हो जाएगा, फ्री सिरा हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो कितनी कंडीशन हो गई। मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम बनाए, ठीक। मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम बना दिए। एक फर्स्ट वाले पे दोनों फिक्स कर दिया, सेकंड वाले पे एक फिक्स और एक हिंज कर दिया, थर्ड वाले पे एक फिक्स और एक फ्री कर दिया। एक चलो और बना देता हूँ, 4th नंबर का डायग्राम, ये शायद दिख रहा होगा। चलो अगले पेज में बना देता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, इसमें क्या किया है, इसको भी हिंज कर दिया, इसको भी हिंज कर दिया। मतलब दोनों सिरा मैंने क्या कर दिए, दोनों कब्जेदारी ये हिंज कर दिए। ये भी हमारा हिंज है और ये भी दूसरा वाला भी हमारा सिरा हिंज है, ये भी हमारा हिंज है, ठीक। हिंज की हिंदी क्या होती है, कब्जेदार। तो यही हमारी क्या है, सिरा स्थितियां हैं। सिरा स्थितियों के आधार पे हमें क्या करना है, कॉलम का क्लासिफिकेशन करना है। तो जो हमारी हेडिंग हमें डाली हुई थी, सिरा स्थितियों के आधार पे या बेस्ड ऑन एंड कंडीशन, तो देख लो, अब लिख लो यहाँ पे, सिरा स्थितियों के आधार पे हम लोग कॉलम का जो वर्गीकरण करेंगे 4 प्रकार से करेंगे। कौन कौन से 4 पॉइंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा बोथ एंड, बोथ एंड फिक्स्ड, मतलब दोनों सिरे क्या हों, बद्ध हों, दोनों सिरे बद्ध, ठीक। दोनों सिरे हमारे बद्ध हों। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, जिसमें दोनों सिरे बद्ध हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं तुम लोगों को, ये है। इसमें जो ये वाला डायग्राम है, 1 नंबर का डायग्राम, ये दिख रहा है, इसका ये वाला सिरा ही मैंने फिक्स कर रखा हुआ, ये वाला सिरा ही फिक्स कर रखा हुआ। तो इस प्रकार का कॉलम हमारा कौन सा हो जाएगा, जिसके दोनों सिरे बद्ध हों, जिसके दोनों सिरे बद्ध हों। तो इस प्रकार का कॉलम हमारा कौन सा हो जाएगा, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड या बोथ एंड्स फिक्स्ड। ये कॉलम हमारा ये हो गया। तो इसके सामने इसका डायग्राम भी बना लेना आप लोग। ये डायग्राम पहले बना लो, तो बाद में वहां पे ऐसे नंबरिंग कर लेना कि जिससे पहचाने में आ जाए। तो दोनों सिरे फिक्स है तो हमारा ये वाला डायग्राम बन जाएगा। अगला आओ, अगला पॉइंट मैंने क्या बताया, अगला पॉइंट है वन एंड फिक्स, वन एंड फिक्स्ड, अदर मतलब इसका क्या होगा, एक सिरा, एक सिरा बद्ध
तथा दूसरा कैसा हो, कब्जेदार हो, दूसरा कब्जेदार। ठीक, ये मैंने आप लोगों को कहाँ पर डायग्राम दिखाया हुआ है, तो देखो एक सिरा जिसका फिक्स हो और दूसरा कैसा हो, कब्जेदार हो या हिंज हो। सेकंड नंबर के डायग्राम पे आप आ जाओ। सेकंड नंबर के डायग्राम पे जो ए वाला सिरा है, ए वाला सिरे को मैंने क्या किया हुआ था, फिक्स कर रखा हुआ है। और जो दूसरा बी सिरा है, बी सिरे को मैंने सिर्फ एक पॉइंट बनाकर उसे क्या कर दिया है, उसे हिंज कर दिया है। दूसरे सिरे को मैंने पॉइंट बनाकर हिंज कर दिया है। तो इस प्रकार का हमारा कॉलम का टाइप से क्या हो जाएगा, जिसका वन साइड फिक्स हो और वन साइड हिंज हो। ओके, थर्ड पे आ जाओ। हमारा इसका थर्ड टाइप क्या होगा, हिंज का मतलब कब्जेदार, मतलब कि जिसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है। हिंज का मतलब कब्जेदार है कि जिसके अबाउट, जिसके चारों तरफ वो घूम सके बट फिक्स ना हो। फिक्स का मतलब क्या होता है कि उसके चारों तरफ घूमता नहीं है, वो तो सिर्फ टूटेगा वहां से। ठीक है, और लेकिन यदि हमें कब्जेदार कर देंगे, जैसे हमारा दरवाजा हो, जी बोलो, जैसे हमारा दरवाजा होता है, बीम होता, हाँ बीम, हाँ, तो जैसे बीम अगर नीचे तल पे जैसे फिक्स हो गई हाँ जमीन पे, और ऊपर जैसे बीम बना रहे लंबी, तो ऊपर हमने फिक्स नहीं की, मान लो फिक्स नहीं की, हाँ, और लेंटर डाल दिया, और लेंटर से ऊपर थोड़ी निकाल दी, तो सर वो अभी बेटा ओपन वो उसमें नहीं आएगा। देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे ऊपर वाला हमारा सिरा है, तो ऊपर वाला सिरा भी हम लोग, जैसे नीचे वाला तो हमारा फिक्स है ऑलरेडी, इस वाले सिरे में से ये वाला सिरा हमारा है, तो ये वाला सिरा ऑलरेडी फिक्स है। ऊपर वाले सिरे पे जब यहाँ पे, अब जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे बिल्डिंग ही बना रहे हो, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी संरचना हो, मान लो हमारा कोई स्टील स्ट्रक्चर है, तो ऊपर वाले सिरे को हम फिक्स ना करके, मतलब इसकी तरफ फिक्स ना करके क्या करेंगे, उसे पिन से हिंज कर देंगे कि जो उसमें बीम लगी है, कोई मेंबर लगा हुआ है, तो वो रोटेट कर जाए। ठीक, या इसको भी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होना हो या थोड़ा सा रोटेट करना हो, तो ये भी हमारा थोड़ा सा रोटेट हो सके। पर जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट वाले में क्या होगा, दोनों बिल्कुल फिक्स है। जैसे तुम कोई भी बिल्डिंग पे अपना एक कॉलम ले लो, बिल्डिंग पे कॉलम क्या होता है, नीचे भी हमारा बीम पे फिक्स होता है, ऊपर भी जाके स्लैब पे फिक्स हो जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन। ये हमारा बोथ एंड फिक्स वाला कंडीशन हो जाएगा, यानी ये वाला कंडीशन। ठीक, वहीं पे जो सेकंड वाली कंडीशन है, सेकंड कंडीशन का मतलब क्या है कि वन साइड तो हमने फिक्स कर दिया है, बट अदर साइड को हमने क्या कर रखा है, हिंज कर रखा हुआ। यदि थोड़ा सा हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, थोड़ा सा हमें रोटेट करना होगा, तो हम लोग रोटेट उससे कर लेंगे। जैसे इसका हमें एग्जाम्पल अच्छा सा मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि हमें बिल्डिंग का ही कॉलम मिले, तो जेसीबी का वो ले लो। जो जेसीबी पे हमारे क्या लगे होते हैं, मतलब कि रॉड लगे होते हैं, टाइप टाइप वगैरह। ठीक, तो उन पे देखना है कि एक सिरा फिक्स होता है और दूसरे सिरे पे क्या होता है, ऊपर पिन टाइप में लगा होकर कब्जेदार होता है वो, कि नीचे से तो फिक्स होगा, ठीक, बट ऊपर से थोड़ा बहुत यदि मूव होना चाहेगा तो मूव हो जाएगा उसके अबाउट। देखना कभी भी जेसीबी का डायग्राम देखना, तो जेसीबी के डायग्राम में, जेसीबी को रियल में देखना, तो जेसीबी जो हमारी बनी होती है, इसका कुछ बुल हमारा, जैसे हमारा ये वाला बुल होता है, मतलब ये पूरी हमारी जेसीबी आ गई। ठीक, और इसका ये कुछ ऐसे बुल है। ठीक, इधर पे हमारी बकेट लगी होती है, तो इधर पे क्या होता है, इधर पे हमारा जो रॉड होते हैं ये इधर पे फिक्स होते हैं, बट इधर फिक्स होके, और इधर क्या होते हैं, इधर कब्जे से होते हैं, इधर से पिन लगा होता है। यहाँ हमारा फिक्स होगा, बट ये जैक होता है, तो जैक की वजह से क्या कर लेता है, इसे उठा देता है। ठीक, तो इस सिरे पे उसने क्या कर दिया, हिंज कर दिया, लेकिन इस सिरे पे क्या है, बिल्कुल फिक्स है, तो यहां से उसे मूव नहीं होना है। फिक्स का मतलब है नो रोटेशन। फिक्स का मतलब क्या है, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, नो रोटेशन। मतलब ना ही वहां से चलेगा और ना ही घूमेगा, ये फिक्स का मतलब हुआ। और हिंज का मतलब क्या है कि नो मूवमेंट, हटेगा नहीं, नो मूवमेंट बट फ्री ऑन रोटेशन, बट घूमने के लिए स्वतंत्र है, फ्री ऑन रोटेशन। बस सिर्फ दोनों में अंतर यही है कि ये दोनों से फिक्स हो जाते, तो दोनों में देखो ना तो वो घूमता और ना ही हमारा मूव करता। लेकिन जो हमारा हिंज है, हिंज मतलब कब्जेदार है, कब्जेदार में क्या है, फिक्स तो होता है। जैसे हमारा दरवाजा होता है, तो दरवाजा एक सिरे पे मान लो फ्री रहता है, दूसरा सिरा क्या रहता है, कब्जे से लगा रहता है। जैसे तुम सिंगल साइड वाला दरवाजा ले लो, तो सिंगल साइड वाले दरवाजे में क्या होता है, एक सिरा हमारा कब्जे से लगा होता है,
तो अब ये बताओ कि हमारा कब्जे से ऊपर नीचे हम लोग कर पाते हैं? नहीं, कब्जा जहां लगा हुआ है बिल्कुल ज्यों का त्यों उसी जगह पे ही लगा होता है, बट वो उसके अबाउट मूव कर जाता है, उसके अबाउट मूव कर जाता है। सेम वही कंडीशन हमें यहाँ पे सेकंड वाले पे लगानी है कि वन एंड उसका फिक्स होगा और अदर एंड हमारा क्या होगा, हिंज होगा। ठीक, हिंज का मतलब क्या है कि पिन लगा होगा वहां पे, पिन के अबाउट वो मूव कर जाएगा। बट की जबकि इसका एग्जांपल हमारा दरवाजा नहीं है, बस मैंने तुम्हें सिर्फ दरवाजा का एग्जांपल लेके इसलिए समझाया हुआ है जिससे समझ में आ जाए कि कैसे मूव करता है। ठीक, और इसका जीता जागता एग्जांपल है जेसीबी। जेसीबी में देख लेना कि एक सिरा हमारा क्या होता है, ये वाला सिरा हमारा फिक्स होता है और ये इस वाले सिरे पे क्या होते हैं, यहाँ पे पिन से हिंज होता है। ठीक, अब आ जाओ अपने थर्ड टाइप्स पे। हमारा इसका थर्ड टाइप्स है बोथ एंड्स, बोथ एंड्स, बोथ एंड हो गया, एक मिनट, बोथ एंड हिंज। ठीक, अब ये कौन सी कंडीशन आ गई सर, कि जिसमें दोनों सिरे कब्जेदार हो, जिसके दोनों सिरे कब्जेदार हो, दोनों सिरे कब्जेदार हो। ठीक, दोनों सिरे कब्जेदार का मतलब क्या है कि जैसे ये वाला डायग्राम देखो। ठीक, ये क्या है, एक कंप्रेशन मेंबर है, ये हमारा एक कोई कंप्रेशन मेंबर है। ठीक, लेकिन इसका जो सिरा ए है और सिरा बी है, वो दोनों सिरा क्या है, किसी कब्जे या पिन से जुड़े हुए हैं, किसी दोनों कब्जे या पिन से जुड़े हुए हैं कि इनकी लेंथ, इनकी लेंथ, इनकी लेंथ ये कम ज्यादा नहीं होगी, बट क्या होंगे, ये रोटेट कर सकता है। रोटेट का मतलब क्या है, यदि हमें जरूरत पड़ी तो जो लेंथ इसकी एल है, मान लो इसकी लेंथ हम एल ले लिया, तो ये एल के बराबर ऐसे भी घूम सकता है। ठीक, या थोड़ा भी घूम सकता है, इधर घुमाना चाहे तो इधर घूम सकता है। बट हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये फिक्स्ड होगा, मतलब जो उसकी लेंथ है, लेंथ हमारी लेंथ में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, लेंथ में चेंजमेंट, लेंथ में हमारा कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, बट क्या होगा, दोनों सिरे इसके क्या होंगे, कब्जेदार होंगे। ये हमारा है थर्ड टाइप, ये हमारा कौन सा हो गया, थर्ड टाइप। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ टाइप की ओर। फोर्थ टाइप हमारा क्या है, फोर्थ टाइप हमारा वन एंड, फोर्थ टाइप हमारा कौन सा होगा, वन एंड, वन एंड कौन कौन सा हो गया, बोथ एंड फिक्स हो गया, वन एंड फिक्स और अदर एंड हिंज हो गया, बोथ एंड हिंज हो गया। वन एंड फिक्स्ड कॉमा अदर फ्री, मतलब एक सिरा, एक सिरा क्या हो, बद्ध हो, एक सिरा बद्ध हो, दूसरा स्वतंत्र हो। ठीक, इसका मतलब अब ये कैसे सर, कि मतलब जैसे देखो, अब इसने जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ था, डायग्राम यानी ये वाला डायग्राम, इसका एक सिरा क्या फिक्स है, लेकिन दूसरा सिरा क्या फ्री है। इसका अच्छा से एग्जाम्पल है आप लोगों का हाथ, आप लोगों का जो हाथ होता है, इसका एक सिरा क्या होता है, फिक्स होता है, दूसरा सिरा फ्री है। ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको रियल लाइफ में ले जाए। ठीक, या आप लोग उसके एग्जाम्पल उसमें ले जाए, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारा किससे रिलेटेड हो जाएगा। जैसे आपका हाथ है, तो आपका हाथ क्या है, वन साइड तो फिक्स है, ठीक, वन साइड वो फिक्स्ड है, बट अदर साइड में क्या है, वो अदर साइड में हमारा फ्री है। ये हो गई इनकी सिरा स्थितियों के आधार पे हम लोगों ने इसका चार प्रकार से क्लासिफिकेशन कर लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। ठीक, हम लोगों ने इसका चार प्रकार से क्लासिफिकेशन किया हुआ है, कौन कौन सा है, जब बोथ एंड हमारे फिक्स्ड हो, सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा है, वन एंड फिक्स्ड हो और अदर हमारा हिंज हो, थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है, थर्ड पॉइंट है जब बोथ एंड हिंज हो, और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, जब वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड फ्री हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
कि नेक्स्ट हमारा टाइप कौन सा है। तो अगला इसमें क्लासिफिकेशन है, ठीक। ये लोग आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। कितने पॉइंट्स हो गए थे, थर्ड हो गए थे, फोर्थ पॉइंट लिख लो। फोर्थ पॉइंट है कैसे, क्रॉस सेक्शन के आधार पे या बेस्ड ऑन या अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका जो काट है, काट के आधार पर। काट के आधार पर से क्या मतलब है, काट के आधार पर से मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे कुछ कॉलम तुम लोगों ने देखे होंगे, जो कॉलम हमारा होता है, कभी कभी कॉलम सर्कुलर होता है, मतलब जो सेक्शन हमारा बना होता है कैसा होता है, सर्कुलर सेक्शन होता है। कुछ इस प्रकार से राउंडेड आपने कॉलम देखे होंगे, ठीक। वहीं पे दूसरा है रेक्टेंगुलर, ठीक, यानी इस प्रकार से इसका सेक्शन बना होगा। ओके। थर्ड है हमारा इसी में स्क्वायर। स्क्वायर में क्या, बिल्कुल स्क्वायर शेप का बना होगा इस प्रकार से, ठीक। ये कैसे हो गया, वृत्ताकार, आयताकार और वर्गाकार। इस प्रकार से भी आप लोग इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट पांचवा और भी आप लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें और भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, देखो सर जो इसमें पांचवा हमारा ट्रायंगुलर, नहीं ट्रायंगुलर नहीं होता। हमारा जो मिनिमम साइड्स होते हैं, मिनिमम साइड 4 होते हैं, तो जो मैक्सिमम साइड होते हैं, तो मैक्सिमम साइड 8 होते हैं। मैक्सिमम जो हमारा होता है 8 साइड वाला होता है। 8 साइड का मतलब ऑक्टागोनल, यानी अष्टभुजाकार, ठीक। मिनिमम साइड होंगे, मिनिमम साइड कितने होंगे, मिनिमम 4 होंगे, मिनिमम 4, मतलब कम से कम 4 भुजा होनी चाहिए। ओके। और जो मैक्सिमम साइड होंगी, वो मैक्सिमम साइड कितनी होंगी, 8 होंगी। मतलब जैसे आयत हमने ले लिया, आयत में हमारी बनती, रेक्टेंगुलर में हमारी क्या है, 4 साइड है। स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 साइड है। मैक्सिमम जो साइड वाला कॉलम होगा वो कौन सा होगा, ऑक्टागोनल होगा। ऑक्टागोनल से ज्यादा मैक्सिमम साइड वाला कॉलम हम लोग नहीं लेंगे। ओके। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है बेस्ड ऑन मटेरियल, बेस्ड ऑन मटेरियल, ठीक। मटेरियल के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारी निर्माण सामग्री है, निर्माण सामग्री के आधार पर, ठीक। निर्माण सामग्री के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका भी क्लासिफिकेशन करेंगे। कैसे कैसे, जैसे कंक्रीट कॉलम हो गया, ओके, वुड कॉलम हो गया, ओके, स्टील कॉलम हो गया। ये सब क्या है, ये सब हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल ही तो है। यहाँ पे लिख लो कंक्रीट कॉलम, कंक्रीट स्तंभ, ये क्या हो जाएगा, लकड़ी, स्टील मीन्स इस्पात। एक और आता है इसी में, कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट का मतलब जानते हो, कंपोजिट का मतलब होता है ऐसा कॉलम जो दो निर्माण सामग्रियों से मिलकर बना हो। दो का मतलब क्या, दो सामग्री से मिला बना हो, दो सामग्री से बना हो,
दो सामग्री का मतलब क्या, हो सकता है कि उसमें कंक्रीट और लकड़ी मिली हो, या हो सकता है उसमें कंक्रीट और इस्पात मिला हो, ठीक। तो किन्हीं भी दो मटेरियल से मिलाकर यदि बनाया जाता है तो उस प्रकार के कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट कॉलम बोलेंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम या टाइप्स ऑफ कॉलम। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में, और नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने जो पहले आप एक प्रभावी लंबाई की बात की हुई थी, जब मैंने यहाँ पे इसमें समतानुपात बताया था, समतानुपात में इसमें LEF की बात की थी, इफेक्टिव लेंथ। ओके, तो मैं यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ आप लोगों को बता देता हूँ, ये इफेक्टिव लेंथ आप लोग याद कर लेना, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे जो फॉर्मूला होंगे, न्यूमेरिकल होगा, और जो भी सी थ्योरी बची होगी। तो प्रभावी लंबाई क्या होती है, देख लेते हैं प्रभावी लंबाई। तो हेडिंग डाल लो, प्रभावी लंबाई यानी इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ हिंदी है प्रभावी लंबाई, ठीक। प्रभावी लंबाई, हम लोगों ने नॉर्मल कॉलम की लंबाई तो पढ़ी है। नॉर्मल लंबाई से क्या मतलब है, स्क्रीन नहीं आ रहा है बेटा, सभी के पास नहीं आ रहा है कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक के पास नहीं आ रहा, मेरी स्क्रीन शो रही है सर आ रहा है। तो बेटा अमित शायद आपके यहाँ ही प्रॉब्लम है, ठीक। देखो, जैसे हम लोगों ने कॉलम पढ़ा हुआ है, तो कॉलम मैंने क्या बताया, ये कॉलम है। ओके, इसकी मैं सिरे बना दूं तो एक सिरा मैंने ये कर दिया, एक सिरा मैंने ये कर दिया। ओके, ये सिरा ए है, ये सिरा बी है, ठीक। यदि मैं यहां से लेकर यहां तक पूरा मीजर करता हूं तो ये हमारी जो एल होती है, ये एल क्या है, इसकी टोटल लंबाई है। एल लिख लो यहाँ पे, टोटल लेंथ क्या है, एल यहाँ पे टोटल लेंथ है, मतलब कुल लंबाई। तो सर ये कुल लंबाई तो हो गई, बट प्रभावी लंबाई क्या है, तो प्रभावी लंबाई का मतलब क्या है कि जब मैं इसके ऊपर से लोड लगाऊंगा, ध्यान देना, इसी कॉलम पे जब मैं ऊपर से लोड लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने ये क्यू लोड लगाया। ओके, जब क्यू लोड लगाऊंगा तो इसका जो शेप होगा, कुछ शेप कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से, एक मिनट, इस प्रकार से शेप हो जाएगा भाई। जब मैं कॉलम पे लोड लगाऊंगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो होगा, मतलब जब ऊपर से प्रेशर करूंगा, मतलब ऊपर से प्रेस करूंगा और नीचे से हमारा ऑलरेडी फिक्स है, तो कॉलम का शेप हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा। कॉलम का शेप जब ऐसा हो गया तो जो ये पॉइंट्स हैं, कौन सा, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, ठीक, ये जो दूरी होगी, ठीक, इनके बीच की जो हमारी दूरी होगी, ये हमारी क्या कहलाएगी, LEF कहलाएगी, मतलब इफेक्टिव लेंथ कहलाएगी। यही हमारी प्रभावी लंबाई या LEF कहलाएगी। LEF मतलब प्रभावी लंबाई। तो प्रभावी लंबाई का मतलब समझ गया कि जब मैंने वहां पे लोड लगाया, जब हम किसी भी कॉलम पे लोड लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो कंडीशन है, जो शेप है, वो चेंज होगा। जैसे सपोज दैट आप लोग खुद याद करो कि जब अपने सर पे कोई भी बोझा रखते हैं, बोझा बहुत ज्यादा भारी हो गया, तो भारी होने पे क्या होगा, आप थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो आपकी जो कंडीशन थी, पहले वाली कंडीशन, आप मान लो पहले या बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़े थे, ठीक, लेकिन आप झुके तो आपका सर भी थोड़ा झुकता है, तो आप सर भी झुका, फिर इसके बाद आपका पूरा सिरा भी झुका रहता है, नीचे वाला सिरा, आपके पैर फिर सीधे हो जाते हैं। तो जो ये वाली लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभावी लंबाई बोलेंगे। इसी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभावी लंबाई बोलेंगे। तो प्रत्येक कॉलम में जो इनकी इंड कंडीशन है, जितनी मैंने यहाँ पे 4 इंड कंडीशन बताई हुई थी, कौन कौन सी इंड कंडीशन, कि वन साइड फिक्स्ड, मतलब बोथ इंड फिक्स्ड, फिर सेकंड है हमारा कौन सा, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज, एंड थर्ड हमारा कौन सा है, बोथ एंड हिंज, और फोर्थ हमारा कौन सा है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, ठीक। ये चारों स्थितियों के आधार पर इनकी जो प्रभावी लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। क्या अलग अलग होती है,
अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एलियफ का मतलब समझ गए, ठीक। ये इसकी डिफिनेशन लिखना चाहो तो परिभाषा भी इसकी लिख सकते हो। परिभाषा कैसे लिखोगे, लिख लो, दी डिस्टेंस बिटवीन जीरो मूवमेंट्स, ठीक। जीरो मूवमेंट्स के बीच की जो हमारी दूरी होती है, जीरो मूवमेंट्स मैंने क्यों बोला हुआ है कि जैसे मान लो अभी हम लोग जो एसएफटी बीएमडी पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कहाँ पे हमारा मूवमेंट जीरो हो रहा है। जीरो मूवमेंट का मतलब क्या है कि अपनी उस अक्ष पे वापस दोबारा से फिर आ जाए। जब मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, इसके ऊपर यहाँ पे लोड रखा तो क्या पहले यहाँ से जा रही थी, ठीक, इधर तक अपनी अक्ष पे, फिर यहाँ से रूम मतलब हट गई, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ा डिफ्लेक्ट होने का तो फिर दोबारा से अपनी उसी अक्ष पे वापस आ गई, यानी ये। तो जहां पे वो आ गई थी वापस, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो मूवमेंट, ठीक। तो जहां पे हमारा जीरो मूवमेंट होता है, जीरो मूवमेंट के बीच की जो हमारी दूरी होती है वो हमारा क्या होगा, वही हमारी इफेक्टिव लंबाई या समतुल्य लंबाई होगी। बाकी और इसकी जो डेफिनेशन है बुक में एक बार देख लेना और अच्छे से उसमें लिखी हुई है, तो वो हमारा तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा। तो जो चारों हमारी एंड कंडीशन थी बेटा, मुझे भी लगी है, ठीक, जो हमारी चारों कंडीशन है, तो चारों कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे अब इनकी हम समतुल्य लंबाई देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। बस सिर्फ लंबाई के लिए देख लो, इसके बाद हम लोग क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब बोथ एंड फिक्स होता है, जब हमारी कंडीशन कौन सी है, बोथ एंड फिक्स है, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलो मैं इनका नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, डायग्राम बना के लिख देता हूँ, वहां पे मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, डायग्राम बना दूंगा। यदि हमारा बोथ एंड फिक्स है, ये डायग्राम किसका, ये सिंबल जिसके दोनों सिरे फिक्स हो, ठीक, वहां पे एल ई एफ यानी इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, L/2। वहां पे एल ई एफ हमारा किसके बराबर होगा, L/2 के बराबर होगा, ये ए पॉइंट है, ओके। इसी पे बी पॉइंट पे आप लोग आ जाओ। बी पॉइंट हमारा क्या है, मैंने बताया दोनों सिरे कब्जेदार ले लो, ठीक, इसको भी कब्जेदार, इसको भी कब्जेदार। सिंबल तो आप लोग समझ रहे हैं ना, जब मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया हुआ तो पॉइंट का मतलब क्या, दोनों सिरे कब्जेदार है। जब कब्जेदार वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पे जो हमारा एल ई एफ होगा मतलब इफेक्टिव लेंथ होगा वो एल के बराबर होगा, मतलब उसकी जो वास्तविक लंबाई थी उसी वास्तविक लंबाई के बराबर होगा। थर्ड पॉइंट ले लो, यहाँ पे सी पॉइंट है। सी पॉइंट हमारा क्या है कि वन साइड फिक्स है और अदर एंड फ्री है, वन साइड फिक्स और अदर एंड फ्री है। इस कंडीशन पे जो एलईएफ होगा, वो हमारा क्या होगा, 2L होगा, एलईएफ 2L के बराबर होगा। यहाँ पे एल उसकी वास्तविक लंबाई है और एलईएफ क्या है, प्रभावी लंबाई है, ओके। और लास्ट और डी पॉइंट है हमारा, लास्ट और डी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डी पॉइंट वन साइड फिक्स होगा, वन साइड फिक्स हमने कर दिया, दूसरा सिरा हिंज कर दो, ठीक। चौथी कंडीशन हमारी ये थी। और इस कंडीशन पे जो एलईएफ होगा, एलईएफ बराबर हमारा क्या होगा, L/√2 होगा, ठीक। ये सब लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारी प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई, ओके। एल हमारा क्या है, कैपिटल एल कॉलम की वास्तविक लंबाई है और एलईएफ यहाँ पे हमारी क्या है, प्रभावी लंबाई। तो इस प्रकार से देखकर हम लोग क्या कर लेंगे, उसकी प्रभावी लंबाई निकाल लेंगे, ओके। तो इन सब की स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सब लोग क्या कर लेना, ग्रुप पे जरूर शेयर कर देना ध्यान से, जिससे जिसने ना पढ़ा हुआ हो वो लोग क्या करेगा, वहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक। बाकी जितने भी पॉइंट्स इसके बचे हुए हैं, सर सी को क्या बोलेंगे बेटा, कौन से सी की बात आप कर रहे हैं, अच्छा इस वाले पॉइंट की, यहाँ पे जो सी है इसी की बात कर रहे हैं क्या, बेटा सी नंबर है, सीरियल नंबर है, एबीसीडी मैंने यहाँ पे 4 सीरियल नंबर डाले हुए हैं। सी में जो है वो डायग्राम में एक सिरा फिक्स है, दूसरा सिरा क्या है, हाँ, सी वाले पे, सी वाले पे
सी वाले पे सी वाले पे मैंने इसका डायग्राम, सी वाले पे मैंने डायग्राम बना के भी आपको बताया हुआ था। देखो ये डायग्राम ऐसा कहीं बना होगा अभी, जब मैं बता रहा था आपको, ये डायग्राम बना हुआ है थर्ड नंबर पे, ठीक। इसका एक सिरा फिक्स है, दूसरा सिरा क्या है, फ्री है। एक सिरा फिक्स और दूसरा सिरा फ्री, मीन स्वतंत्र। ये कैंटिलीवर ये बीम में होता है ना सर? बेटा हाँ, एग्जाम्पल यदि आप लगाना चाहो तो वहां से कैंटिलीवर बीम से लगा सकते हो, बट बीम और कॉलम दोनों में हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। बीम और कॉलम दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक। बट यदि एग्जाम्पल लगाना चाहो कि एग्जाम्पल हम लोग कैसे लगा सकते हैं कि जैसे अब हाँ कैंटिलीवर बीम ले लो तो उसका एक सिरा क्या है, फिक्स है, और दूसरा सिरा हमारा क्या रहता है, फ्री रहता है। ये अपना हाथ ले लो, एक सिरा हमारा क्या कंधे में फिक्स है, दूसरा सिरा हमारा फ्री है। इस प्रकार से चारों हैं। चारों यदि चाहो तो यहाँ पे लिख भी दूं। फर्स्ट वाला है बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड फिक्स्ड, ठीक। सेकंड है बोथ हिंड, बोथ एंड हिंज, ठीक है। थर्ड वाला है वन फिक्स कॉमा अदर फ्री, अदर फ्री, ठीक। और जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला क्या है, वन फिक्स अदर हिंज, ठीक। मैंने चारों के यहाँ पे नाम लिख दिए। जो पहला नंबर का हमारा डायग्राम में क्या है, इससे दोनों सिरे बद्ध हैं। दूसरा क्या है, दोनों सिरे कब्जेदार हैं। तीसरा हमारा डायग्राम में कि एक सिरा हमारा बद्ध है, दूसरा सिरा क्या है, मुक्त है या स्वतंत्र है। चौथा हमारा डायग्राम क्या है, जिसका एक सिरा हमारा बद्ध है और दूसरा सिरा क्या है, कब्जेदार है। इस प्रकार से ये चारों पार्ट हमने पढ़ लिए कि वहां पे उनकी प्रभावी लंबाई क्या होगी, और ये आप लोगों को डिस्कस कर लेना है। डिस्कस ही नहीं, आप लोगों को रट भी लेना है।